हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। और आज हम अपने लेकर आ चुके हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 है, जो आपका स्टैटिस्टिक मतलब सांख्यिकी से लिया गया है, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप और समांतर माध्य। इस चैप्टर को हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे इसे। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के, ठीक है? तो सबसे पहले आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का क्या अर्थ है, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति है उसको हम औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत भी बोलते हैं, ठीक है? औसत मतलब एवरेज। देखो, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, एवरेज क्या होता है। जैसे आपने सुबह 3 रोटी खाई, दोपहर में 4 रोटी खाई, ठीक है? उसके शाम को आपने 5 रोटी खाई, तो आपने कुल कितने बार रोटी खाई? 3 बार। अब आप इसे ऐड करेंगे, कितना हो गया? ये 5 4 9 और 3 12। 12 को 3 से भाग किया, कितना आ गया? 4। मतलब औसत रूप से आपने एक बार में 4 रोटी खाई। ये कैसा हुआ? औसत हुआ, एवरेज में हुआ। तो यही है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। समझ में आया? इसे हम औसत कहते हैं, ठीक है? जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्या है, उसको जिससे भाग करने के बाद जो नंबर मिला, जो एवरेज मिला, उसे हम औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ये आपको एग्जांपल बताया था मैंने, अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, ठीक है? देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकी श्रृंखला के औसतन या केंद्रीय मूल्य को संदर्भित करती है। तो देखो, जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति है वो एक सांख्यिकी की श्रृंखला, जैसा कि आप देख रहे हो श्रृंखला चल रही है। क्या चल रही है? नंबर की श्रृंखला चल रही है, नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है? तो इसी जो संज्ञा है, नंबर है, श्रृंखला है, इसी के औसतन एक केंद्रीय मूल्य को दर्शाती है। मतलब इसके जो नंबर हैं, इसके एवरेज को ये क्या करती है? दर्शाती है, ठीक है? अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो नेक्स्ट परिभाषा याद कर लो। औसत आंकड़े के विस्तार के अंतर्गत एक ऐसा मूल्य है जिनका उपयोग श्रृंखला के सभी मूल्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखो, मैंने जैसा भी आपको बताया, औसत का क्या अर्थ है? औसत होता है, एवरेज बताता है। क्या बताता है आपको? ये औसत बताता है कि आपने यहाँ एक बार में इतना काम किया, ठीक है? तो देखो, यही बताया कि औसत आंकड़े। अब आपने यहाँ क्या निकाला? एवरेज निकाला। क्या निकाला? ये औसत निकाला, ठीक है? तो ये औसत आंकड़ों के विस्तार के अंतर्गत जो आपको आंकड़े मिले हैं, जो औसत आंकड़े मिले हैं, इसको विस्तार के अंतर्गत ये एक ऐसा मूल्य है, ये आप मूल्य देख रहे हो जो आपको मिला है, औसत आंकड़ा। तो ये एक ऐसा मूल्य है जो श्रृंखला के सभी मूल्यों को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। तो अभी देख रहे हो, श्रृंखला के सभी मूल्य है। ये क्या है? श्रृंखला के सभी मूल्य। इन सभी मूल्य को दर्शाने के लिए ये क्या हुआ है? ये प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या औसत कहा गया। समझ में आया? ठीक है? यदि आपको शुरुआत से समझ में आ गया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो आपके सिलेबस के लिए, जो सिलेबस है उसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है हर बार 3 नंबर आपसे पूछा जाता है। एक अच्छे औसत के आवश्यक गुण लिखिए। जो औसत है या एवरेज है या उसे हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति है, उसके आवश्यक गुण क्या हैं, ठीक है? कौन कौन सी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? तो देखो, पहली बात, स्थिर परिभाषा। जो औसत है या एवरेज या हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, वो होनी चाहिए हमेशा स्थिर। उसकी परिभाषा है वो स्थिर रहनी चाहिए। स्थिर रहनी चाहिए मतलब एक जैसी बनी रहनी चाहिए, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिनिधित्व। भाई जब प्रतिनिधित्व करता है तो एक अच्छा औसत श्रृंखला के सभी मतों पर आधारित होना चाहिए। जो प्रतिनिधित्व करता है तो अच्छा होना चाहिए, जो श्रृंखला है उसके सभी मतों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि प्रतिनिधित्व, जैसे आप सभी जनता, जैसे आपके पेरेंट्स या जनता मिलकर, सभी मिलकर जनता नेता को चुनते हैं, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार वो नेता आप सभी का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक है? जो क्या करे? सभी मदों पर आधारित हो, सभी मदों से मिलता जुलता हो।
उसी प्रकार जब आपका जो नेता हो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी लोगों से मिला हुआ होना चाहिए, लोगों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कुछ अच्छे गुण है, इसकी कुछ क्वालिटी है। नेक्स्ट, बीजगणितीय विवेचना करने में सक्षम होना चाहिए। देखो अब बीजगणितीय क्या होता है, बीजगणितीय होता है जो मैथमेटिशियन है, क्या है, मैथमेटिशियन, उसको करने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, जो एवरेज है आपका वो हमेशा सक्षम होना चाहिए, किसमें, बीजगणित में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिदर्श के परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव। जो प्रतिदर्श होता है मतलब ये होता है, प्रतिदर्श को हम कहते हैं सैंपल, क्या कहते हैं, सैंपल। तो सैंपल के परिवर्तन का, जो सैंपल है उसमें अगर यदि परिवर्तन होता है तो उसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो कैंसर होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यदि आपको किसी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। यदि आपको कोई अच्छा कोई गुण कुछ अच्छा मिल जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आपको इस वीडियो में ये अच्छा लगा। यदि कोई कमी या अवगुण मिला है तो आप वो भी बता सकते हो, ताकि हम सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छी फर्टिलिटी दिला सके। ठीक है, नेक्स्ट, सांख्यिकी औसत के प्रकार। तो देखो इन्हें लगभग दो भागों में बांटा गया है, गणितीय औसत और स्तरीय औसत। अब गणितीय औसत है, इसमें आप पढ़ेंगे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ठीक है, और दूसरा है आपका स्तरीय औसत, जिससे आप माध्य का विभाजन मूल्य और बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता हो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके नोट्स के आधार पर ये काम करे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है। और इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, जो ये चैप्टर है आपका समांतर माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और समांतर माध्य, ये केवल समांतर माध्य पर टिका हुआ है। यदि आपने ये समझ लिया तो आप पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर में है वो मेन पॉइंट यही है, समांतर माध्य या केवल माध्य। जो पूरा चैप्टर है आपका वो समांतर माध्य पर टिका हुआ है। यदि आपने समांतर माध्य पढ़ लिया तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका मोस्ट टॉपिक है जो पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर पर टिका हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 10th तक माध्य, बहुलक, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो छोटे लेवल का था, आप इसमें कुछ थोड़ा बड़ा लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला। अब ये व्यक्तिगत श्रृंखला होती है, ये तीन प्रकार की होती है। क्या, समांतर माध्य की जो व्यक्तिगत श्रृंखला होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी होती है पद विचलन विधि। कौन सी, पद विचलन विधि। इन दो को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तिगत श्रृंखला के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि पढ़ रहे हैं। तो देखो इसका सूत्र है जो आपके इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सूत्र समझ लिया और उसके कुछ पॉइंट समझ लिए तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है एक्स की बार, मतलब एक्स है ये नंबर दिखाता है, क्या दिखाता है, नंबर दिखाता है या संख्या दिखाता है, बराबर ये सिग्मा है। क्या है, सिग्मा, जैसा कि आपने 10th में भी इसे पढ़ा होगा, सिग्मा एक्स। एक्स मतलब नंबरों का सभी जोड़ बताता है। ठीक है, अपॉन में ये डिवाइड हो रहा है एन से। एन मतलब जो कितने नंबर हैं, कितने संख्या हैं, उससे ये विभाजित होकर आपको क्या मिल जाएगा, औसत या एवरेज मिल जाएगा, जो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। आपने सूत्र देख लिया होगा, अब इसे हम उदाहरण की सहायता से आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो 10 छात्रों का जेब खर्च, हमने 10 छात्र लिए हैं जिसका जेब खर्च इस प्रकार है। पहले छात्र का जेब खर्च 15, दूसरे का 30 रुपए और तीसरे का 20 रुपए और चौथे का 25 रुपए और पांचवे का 18 रुपए जेब खर्च प्रतिदिन का है। ठीक है, छठे का 40 रुपए, सातवें का 50 रुपए और आठवें का 55 रुपए और नौवे का 65 रुपए और लास्ट है जो 10वां है उसका 20 रुपए जेब खर्च प्रतिदिन का है। तो देखो अब इसे हम क्या करना है, इसे हमें ज्ञात करना है किसकी विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो देखो हमने आपको बताया सिग्मा एक्स क्या है, सभी का जोड़। तो आप इसमें जोड़ कर लेंगे सभी, सिग्मा एक्स कितना आ गया, जब आप जो ऐड करेंगे तो 340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया।
अब ये आप आता एन, एन मतलब नंबर, ये नंबर कितने हैं तो ये आप एक काउंट करेंगे तो 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये नंबर 10 हो गया, 10 से डिवाइड हुआ तो ये कितना आ गया 34, मतलब 34 आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक एवरेज है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स का जो जेब खर्च है वो 34 रुपए है, मतलब ये क्या है एवरेज आया। तो इस विधि के द्वारा हम सॉल्व करेंगे और ऐसी विधि आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगी और केवल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और दूसरी विधि है आपकी कल्पित माध्य विधि। ये थोड़ा इससे हार्ड है, ये बहुत इजी थी, थोड़ा सा हार्ड है बस, वैसे आपने कर रखी है क्लास 10 में, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके समझ लेना क्योंकि ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। क्या है एक बेस है, क्या है ये बेस है, तो पढ़ लेना। कल्पित माध्य विधि, कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। देखो अब इसमें देखो इसका सूत्र ये है, आप नोट कर लीजिएगा, x बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन में n। ठीक है, ये इसका सूत्र है। अब ये देखो, अब इसमें हम बताते हैं a क्या है, n x हमने आपको बता दिया, ये आपको क्या दिखाता है संज्ञा दिखाता है, क्या दिखाता है संज्ञा, इसका मान कितना आया है, संज्ञा कितनी आई है। अब उसका a क्या है, a क्या होता है, यहां हम इसको कल्पित माध्यम मान लेते हैं हम, a यहाँ एक नंबर है जो हम जो हमें दिया होगा उसमें हम किसी को भी चुन सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर a को कल्पित माध्य मान लिया गया है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा d क्या है, तो देखो सिग्मा d मैं आपको बता दूं, सिग्मा d है वो कल्पित माध्य से विचलन, क्या कल्पित माध्य से विचलन। जो d है वो d आपको कैसे निकालते हो, x माइनस ए करके, क्या करके x माइनस ए करके, जो नंबर आपको दिया है उसमें से आप a माइनस करोगे, जिसने a आपने जो चुना है उसमें माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये d मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप कहोगे n क्या है, n आपको पहले ही बता दिया था, n नहीं है आपका नंबर, क्या है ये आपका नंबर, मतलब टोटल नंबर आपके कितने। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये आपका जेब खर्च है, तो उस प्रकार से लिस्ट दे रखी है। उसके बाद आप डी निकालेंगे। सबसे पहले आपको कोई इन नंबरों में से ए को चुनना होगा, जैसे मान लो मैंने इसको ए चुन लिया, क्या चुन लिया ए को 40 चुन लिया। तो देखो हमें निकालना होगा डी निकालना होगा, क्या निकालना होगा डी, क्योंकि हमें सूत्र में डी दे रखा है। तो हम डी कैसे निकालेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था एक्स माइनस ए। तो देखो आपको क्या करना है, एक्स माइनस ए करना है। तो एक्स आपका 15 है, 15 में से आप कितना करेंगे 40, क्यों ए हमने क्या माना है 40 माना है। ठीक है, तो आप ये माइनस करेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा। उसी प्रकार आप इन्हें सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका जो निकल कर आएगा, ये देखो आप उसके बाद इसे प्लस कर लेंगे तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिग्मा डी मिल जाएगा। तो देखो ए आपने यहां से चुन लिया, ये आपकी इच्छा अनुसार है, आप कुछ भी चुन सकते हो, इन नंबरों में से कुछ भी ए को चुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद डी आप यहां से निकाल लोगे। डी कैसे निकालने, ये सूत्र याद कर लो आप, एक्स माइनस ए, ये आप याद कर लोगे। उसके बाद ये आप नंबर बता दो कितने जोड़ के, उससे क्या कर दो भाग कर दो। अब देखो हम आपको करके दिखाते हैं। जब आपने ये निकाल लिया तो देखो सूत्र के अकॉर्डिंग रख दो, x की जगह x ही रहेगा, ए हमने कितना माना था भाई 40 माना था, 40 रख दिया। ठीक है, प्लस ईडी हमने आपको बताया था, यहां से जोड़ लोगे, यहां से जोड़ोगे तो ये आपका -60 आएगा। कितना आएगा, -60 आएगा, -60 आ गया। ठीक है, एन क्या है भाई, जब आप इन नंबर को जोड़ोगे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से भाग कर दोगे। जब आप इसे काटोगे तो यहाँ पर आपका ये देखो, ये यहां से कटेगा 10 से 60 पर 6। ठीक है, 40 में से 6 घटेगा, कितना आ जाएगा 34। तो ये आपका कल्पित माध्य द्वारा आपका आंसर मिल चुका है। ये सूत्र इस प्रकार आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस केवल इतना ही, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर